Hello students, I am Anjali Agarwal, Assistant Professor of Economics and Financial Management, श्री शिवचरण माथुर राजकीय महाविद्यालय मांडलगढ़। हमारा आज का टॉपिक है हिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। भारत में बैंकिंग का इतिहास और भारतीय बैंकिंग व्यवस्था। इससे पहले वीडियो में हमने बैंक का मीनिंग, टाइप्स, फंक्शंस और स्ट्रक्चर का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम मेनली भारत में जो बैंकिंग का इतिहास है और भारतीय बैंकिंग व्यवस्था है उसका अध्ययन करेंगे। अब जो भारत में बैंकिंग का इतिहास है वह बहुत पुराना है। भारत में बैंकिंग प्रणाली किसी न किसी रूप से प्राचीन काल से ही मौजूद थी। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व यह व्यवस्था संगठित रूप में नहीं थी। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बैंकों के बिना विकसित नहीं हो सकती है। हमारे लिए जो बैंकिंग का महत्व है यह हम हमारे दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। देश की बैंकिंग प्रणाली देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। अब जो भारत में बैंकिंग का इतिहास है इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, यानी प्री इंडिपेंडेंस फेज स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज। अब जो स्वतंत्रता अवधि के बाद के चरण हैं उन्हें पुनः तीन भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व राष्ट्रीयकरण अवधि, प्री नेशनलाइजेशन पीरियड, पोस्ट नेशनलाइजेशन पीरियड यानी राष्ट्रीयकरण की अवधि, और लास्ट है हमारी लिबरलाइजेशन पीरियड या उदारीकरण अवधि 1991 से आज तक। अब सर्वप्रथम स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में बैंकिंग का कितना विकास हुआ है तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं। तो भारत का पहला बैंक 1770 में स्थापित किया गया था, द बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से। इसी के साथ भारत में बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत हुई है। अब सेकंड है, भारत में बैंकिंग प्रणाली के उद्गम में 1786 में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना की गई। इसके बाद 19वीं शताब्दी में तीन प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। बाद में 1921 में इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे को मिलाकर एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नामक नया बैंक बनाया गया। इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को पहले भारत का केंद्रीय बैंक बनाने का सुझाव दिया गया था। इसे कुछ समय तक इसने भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया था, लेकिन इसे जो नोट संबंधी अधिकार नहीं दिए गए थे। इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बाद में भारतीय स्टेट बैंक, जो हमारा अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में हुई। तो इस तरह स्वतंत्रता प्राप्ति पूर्व भारत में जो बैंकों का विकास हुआ है इसके बारे में आपको बताया गया है कि कितने 1906 और 1913 के बीच में भी अनेक बैंक स्थापित हुए हैं। फिर 1935 में जो भारत में बैंकिंग के विकास में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है वह है हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, जो भारत का केंद्रीय बैंक है। उस समय बैंकिंग प्रणाली केवल शहरी क्षेत्र तक सीमित थी। ग्रामीण और कृषि क्षेत्र की जरूरत पूरी तरह से उपेक्षित थी। तो अभी हमने जो अध्ययन किया वह स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व यानी 1947 से पहले भारत में बैंकिंग का कितना विकास हुआ है। अब है स्वतंत्रता चरण के बाद 1947 से के बाद। तो 1947 के बाद हम देखें तो स्वतंत्रता के समय जो संपूर्ण बैंकिंग क्षेत्र था वह निजी स्वामित्व में था। जितने भी बैंक स्थापित किए गए थे सब निजी स्वामित्व में स्थापित किए गए थे, और जो भारत की एक बहुत बड़ी ग्रामीण आबादी थी उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें छोटे उधारदाताओं या महाजन साहूकारों आदि पर निर्भर रहना पड़ता था। तो भारत सरकार ने भारत में बैंकिंग व्यवस्था के विकास के लिए और अर्थव्यवस्था के बेहतर विकास के लिए 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब एक वर्ड आपके यहाँ बार बार यूज़ हो रहा है, राष्ट्रीयकरण। तो राष्ट्रीयकरण से क्या आशय होता है? जब किसी भी निजी स्वामित्व वाली संस्था का
प्रबंध व स्वामित्व सरकार अपने हाथों में ले लेती है, यानी सरकार उसे अधिग्रहित कर लेती है, तो यह प्रक्रिया राष्ट्रीयकरण कहलाती है। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर मैंने बताया था आपको कि 1955 में जो 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था, 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्थापित किया गया। 1949 में हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना। तो ये थी राष्ट्रीयकरण से पूर्व की अवधि। अब राष्ट्रीयकरण की अवधि, जो भारत में मुख्य रूप से राष्ट्रीयकरण हुआ है या राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई थी, वह 1969 से आरंभ हुई थी। 1969 में सर्वप्रथम 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। मैंने अभी बताया ना, राष्ट्रीयकरण यानी सरकार ने निजी बैंकों को अपने स्वामित्व में ले लिया था। 1969 में जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उनकी जमा पूंजी 50 करोड़ या 50 करोड़ से अधिक की थी, यानी उनकी जमा पूंजी, जिन बैंकों की जमा पूंजी 50 करोड़ या उससे अधिक की थी, उन सभी बैंकों का भारत सरकार ने 1969 में राष्ट्रीयकरण किया था। ये जो टॉपिक है, यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह के क्वेश्चंस कि भारत में 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उनकी जमा पूंजी कितनी थी, तो इन चीज़ों का आप ध्यान से अध्ययन करिएगा। तो राष्ट्रीयकरण की अवधि में सर्वप्रथम 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ या उससे अधिक थी। आपको नीचे इन 14 बैंकों के नाम दिए हुए हैं। राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय बैंकिंग प्रणाली विकसित हुई, लेकिन समाज का जो ग्रामीण और कमज़ोर वर्ग था, यानी जो हमारी मेन एग्रीकल्चर सिस्टम, उसको अभी तक भी कवर नहीं किया गया था। तो इन्हीं मुद्दों को हल करने के लिए 1974 में एक नरसिम्हा समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की सिफारिश की, रीजनल रूरल बैंक्स, जिन्हें RRB कहा जाता है। तो 2 अक्टूबर 1975 को नरसिम्हा समिति की सिफारिशों पर भारत में ग्रामीण और कृषि विकास की लिए ऋण की मात्रा बढ़ाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। उसके बाद हमारा राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण 1980 में 6 और बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया। 1980 में जिन बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था, उनकी जमा पूंजी 200 करोड़ या उससे अधिक थी, यानी जिन बैंकों की जमा पूंजी 200 करोड़ या उससे अधिक थी, उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया। तो प्रमुख 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसमें आंध्र बैंक, निगम बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजया बैंक थे। उदारीकरण चरण 1990 से अब तक। इस उदारीकरण चरण में भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। भारत में LPG सिस्टम यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। तो बैंकिंग क्षेत्र में भी बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिरता और लाभप्रदता में सुधार के लिए भारत सरकार ने श्री M नरसिम्हा की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की थी। इस समिति ने भारत में बैंकिंग प्रणाली को सुधारने के लिए कई प्रमुख सिफारिशें की, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। इन सिफारिशों का प्रमुख जोर बैंकों को बहुत अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और मजबूत बनाने के लिए वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के लिए अनुकूल बनाना था। समिति ने बैंकों के और अधिक राष्ट्रीयकरण न करने का सुझाव दिया। विदेशी बैंकों को भारत में या तो शाखाओं या सहायक कंपनियों के रूप में कार्यालय खोलने की अनुमति दी गई। बैंकों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए समिति ने सुझाव दिया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और निजी क्षेत्र के बैंक को सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। इस बात पर बल दिया गया कि बैंकों की बैंकिंग की रूढ़िवादी और पारंपरिक प्रणाली को छोड़ने, मर्चेंट बैंकिंग, अंडरराइटिंग, रिटेल बैंकिंग जैसी प्रगतिशील कार्यों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब भारत में विदेशी बैंकों और भारतीय बैंकों ने नए प्रकार की वित्तीय सेवाओं में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की अनुमति दी गई। 10 प्राइवेट बैंकों को बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश के लिए RBI द्वारा लाइसेंस दिया गया।
और 1991 के बाद जो भारत में बैंकिंग व्यवस्था है वह इस प्रकार है। तो हम भारत में बैंकिंग प्रणाली, तो भारत की बैंकिंग प्रणाली में मुख्य रूप से हम जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, अभी जो हमारे नए बैंक आए जिन्हें लघु वित्त, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक इंक्लूड करते हैं। तो ये हमारा भारत में बैंकिंग का स्ट्रक्चर है। भारतीय बैंकिंग स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर आता है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का केंद्रीय बैंक है। अब ये तो हमारा एक सेंट्रल अथॉरिटी है। उसके बाद जो भारतीय बैंकिंग व्यवस्था है उसमें बैंकों को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है, शेड्यूल्ड बैंक्स और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। फर्स्ट है आपका जैसे शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं या अनुसूचित बैंक? वह बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित होते हैं, वह बैंक शेड्यूल्ड बैंक्स कहलाते हैं। नॉन शेड्यूल्ड बैंक वह बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित नहीं होते हैं। शेड्यूल्ड बैंक्स को पुनः दो भागों में बांटा गया है, कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स, व्यापारिक बैंक और सहकारी बैंक। व्यापारिक बैंक क्या होते हैं? हमने जब बैंक के टाइप्स पढ़े थे उसमें भी अध्ययन किया था कि व्यापारिक बैंक वह बैंक होते हैं जो सामान्य बैंकिंग संबंधी सभी कार्य करते हैं। सामान्य बैंकिंग संबंधी कार्य जैसे ग्राहकों को ऋण देना, ग्राहकों की जमाओं को स्वीकार करना, ग्राहकों को अनेक वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। तो व्यापारिक बैंक और सहकारी बैंक। सहकारी बैंक, भारत में सहकारी बैंक का त्रिस्तरीय ढांचा है। सहकारी बैंक व्यापारिक बैंक से भिन्न होते हैं। सहकारी बैंकों की स्थापना अलग से जो सहकारी अधिनियम है उसके अंतर्गत की जाती है। अब भारत में जो सहकारी बैंकों का त्रिस्तरीय ढांचा है उसमें हमारे आता है जो स्टेट लेवल पे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, और पंचायती स्तर पर या प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक सहकारी कृषि सांख समितियां कार्यरत है। तो ये हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स का स्ट्रक्चर था। अब कमर्शियल बैंक्स है। कमर्शियल बैंक्स को पुनः चार भागों में बांटा गया है, पब्लिक सेक्टर बैंक यानी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक निजी क्षेत्र के बैंक्स, फॉरेन बैंक्स यानी जो विदेशी बैंकों की शाखाएं भारत में कार्यरत है, और रीजनल रूरल बैंक्स या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो ये पूरा भारत में बैंकिंग का स्ट्रक्चर है। अब जो वर्तमान वित्त व्यवस्था है कि भारत में वर्तमान में कितने बैंक कार्यरत हैं, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय कर दिया था। अब जो मर्जर ऑफ बैंक्स हुए थे अभी 30 अगस्त 2019 को, उससे भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या घटकर 12 रह गई, जो 2017 में कितनी थी? 27 थी। तो यह अभी बैंकों का बहुत बड़ा मर्जर हुआ है। भारत में बैंकों की सर्वोच्च अथॉरिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1934 में की गई थी। भारत के बैंकिंग क्षेत्र को जैसे मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था कि दो प्रमुख भागों में बांटा गया है, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। मैंने बताया था अनुसूचित बैंक वह बैंक होते हैं जिन्हें आरबीआई अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया हो। फिर कमर्शियल बैंक्स हमने पढ़ा थे। कमर्शियल बैंक्स को 4 भागों में बांटा था, प्राइवेट क्षेत्र के बैंक, जिन बैंकों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है उन्हें प्राइवेट बैंक कहा जाता है। इसके उदाहरण है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक आदि। फिर है आपके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वह बैंक होते हैं जिनकी 51% तक हिस्सेदारी सरकार के पास होती है। जिन बैंकों की 51% तक हिस्सेदारी सरकार के पास होती है उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के कुछ उदाहरण हैं पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आदि। विदेशी बैंक, एक विदेशी बैंक को मेहमान देश और मेजबान देश दोनों के नियमों को मानना पड़ता है। भारत में जो विदेशी बैंकों की शाखाएं हैं उनके उदाहरण हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, सिटी बैंक आदि। फोर्थ था हमारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,
2 अक्टूबर 1975 को एम नरसिम्हा समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों की छोटी छोटी कृषि आवश्यकताओं की छोटी छोटी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। अब ये जो आपकी 2020 में वर्तमान में भारत में आफ्टर मर्जर, अभी भारत में बैंकों का जो मर्जर हुआ है उसके बाद भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सूची 2020 यानी आफ्टर मर्जर, अभी वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में कितने बैंक कार्यरत हैं उनकी सूची आपको दी गई है। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। यानी वर्तमान में भारत में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कार्यरत हैं। निजी क्षेत्र के बैंक, वर्तमान में भारत में निजी क्षेत्र के जो बैंकों की सूची है वह इस प्रकार है। निजी क्षेत्र के बैंक, वर्तमान में 22 निजी क्षेत्र के बैंक कार्यरत हैं। अगर हम राजस्व के मामले में देखें तो HDFC भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है और ICICI बैंक दूसरे स्थान पर है। और सरकारी बैंकों की बात की जाए तो सबसे बड़ा बैंक, सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक हैं, यह भी हमने देखा ही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय कर दिया था। तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या वर्तमान में घटकर 12 हो गई है, जो पहले कितनी थी, 27 थी। इस विलय के बाद अब पंजाब नेशनल बैंक शाखा नेटवर्क के मामले में भारतीय स्टेट बैंक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक हो गया है। यानी सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक अगर हम ब्रांचेस के आधार पर देखें तो भारतीय स्टेट बैंक है और दूसरे नंबर पे है हमारा पंजाब नेशनल बैंक। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। यह जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप मुझसे पूछ सकते हैं।